आज है 6 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है गंगा सागर मेला। ये गंगा सागर आइलैंड पर मनाया जाता है। गंगा सागर आइलैंड जो है वो गंगा नदी का डेल्टा है एक, ठीक है, जो कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बे ऑफ बंगाल का, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ उस पर है। और हर साल मकर संक्रांति का टाइम यहाँ पर मेला लगता है। यहीं पर कपिल मुनि जी का मंदिर भी है। और ये जो हमारे यहाँ कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज गैदरिंग और ह्यूमन कांग्रेगेशन माना जाता है। उसके बाद ये गंगा सागर मेला है सेकंड नंबर पर। फिर है इंडिया का पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ये भोपाल में शुरू किया गया। इसकी थीम है वाटर विजन @2047। ठीक है, ये जो इंडिया @2047 प्लान है उसी का हिस्सा है। और इसमें कई सारी चीज़ों पर बात होंगी पानी को लेकर, खासकर पानी की सस्टेनेबिलिटी पर, अवेलेबिलिटी पर। इसमें 5P विजन का इस्तेमाल किया जाएगा। 5P विजन प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उसमें है पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन और परजुएशन ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें और कई सारे आउटकम्स हैं, जैसे कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, ठीक है, और जल इतिहास। ठीक है, फिर Y20 समिट। Y20 समिट जो G20 देश हैं उनका एक ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट ग्रुप है। ठीक है, इसमें जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर डिबेट और डिस्कशंस होते हैं। और जो यूथ हैं वो कुछ जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो सजेस्ट कर पाएँ कि वो देखना चाहते हैं उन कंट्रीज़ को कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और जो फोकस रहेगा वो यूथ लीडरशिप और पार्टनरशिप पर होगा। ठीक है, उसके बाद पर्पल फेस्ट गोवा में मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है वो एक तरह से पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। इसमें इंक्लूजन की बात की गई है, खासकर जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए। फिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। इसका उद्देश्य है कि कैसे सेंटर और स्टेट्स एक साथ मिलकर रैपिड और सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें पार्टनरशिप बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोहाली में है। यहाँ के साइंटिस्ट ने अभी एक नया इलेक्ट्रोलाइट बनाया है जिसके इस्तेमाल करके अमोनिया सिंथेसिस को और एफिशिएंट बना सकता है। उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, फिर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FRP कहते हैं। ये वो मिनिमम प्राइस है जिस पर शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन खरीदती हैं फार्मर से। जैसे MSP होता है, MSP में जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्रॉप खरीदती हैं। ठीक है, दूसरी क्रॉप्स जैसे वीट राइस वगैरह हो गया। इसमें शुगर केन खरीदती हैं शुगर मिल्स। ठीक है, और जो उन शुगर मिल्स को जो लॉस होता है उसको कंपनसेट करती हैं गवर्नमेंट्स। ठीक है, और इसको भी जो CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वही फिक्स करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पर। उसके बाद असम गवर्नमेंट एक अंडरपास बनाएगी एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, दीपुर बिल से लगकर बनेगा। दीपुर बिल वहाँ का फ्रेश वाटर लेक है, जो कि जो ब्रह्मपुत्र का पहले जो चैनल था, जो भी पाथ था, उस पर बना है। ये वेटलैंड है एक तरह का। और रामसर साइट है, 2002 में डिक्लेयर हुआ था। 2021 में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। फिर है रबर प्लांटेशन से जुड़ी न्यूज़। इसमें बताया गया कि जो नॉर्थ ईस्ट में रबर प्लांटेशन है, खासकर त्रिपुरा में, वो वहाँ पर जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट स्पीशीज़ हैं और वेजिटेशन है उनको अफेक्ट कर रही है निगेटिवली। ठीक है, शुरू में इससे फ़ायदे हुए थे, इकोनॉमिक फ़ायदे हुए थे, लेकिन बाद में ये अफेक्ट करने लगे। नेचुरल रबर की बात करें तो ये पॉलीमर होता है जो कि आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, और ये अमेजन बेसिन का नेटिव है। और इसके लिए जो इकोनॉमिक क्लाइमेट कंडीशन होती हैं वो हैवी रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की। ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल होती है। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वेल ड्रेन्ड वेदर सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है और केरला। ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल में देखा जाए तो काफ़ी सारे हैं, कोस्टल कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन, कोस्टल आंध्रा, उड़ीसा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस जो हैं, अंडमान निकोबार। फिर अभी एक पेपर पब्लिश हुआ, उसमें बताया गया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो एलिफेंट्स हैं उनके जो हैबिटेट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट के कारण, और या जो कल्टीवेशन हो रहा है उसके कारण उनकी मूवमेंट बाधित हो रही है। ठीक है, तो वो उनकी डाइवर्सिटी को कर्व करती है। वो एक ही हिंटरलैंड में कह सकते हैं कि पैक हो जाते हैं। फिर वो इनब्रीडिंग के कारण जो उनके डेवलपमेंट होने हैं वो नहीं हो पाते। एलिफेंट देखा जाए तो IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मतलब 3 स्टेट से लगा हुआ है, केरला,
तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, इसमें कई और सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, मुगूर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। ठीक है, ये सारे आते हैं वहाँ पर, और इसमें कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे टोडास, कोटास, इरुलास, कुरुम्बास, पनियास, आदियान्स। ये सारे आ सकते हैं कभी भी एग्जाम में। ठीक है, पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब यहाँ रहती हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है, इसमें ये भी दिखाया गया कि कौन कौन से एरियाज उससे लगते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।